यदि आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एडीओ पटवारी जैसे छत्तीसगढ़ से संबंधित एग्ज़ाम और एसएससी, रेलवे जैसे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी इजी वे में करना चाहते हैं तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अखिलेश एकेडमी शक्ति में स्वागत है। मेरा नाम अखिलेश है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है वो 2 फेज़ में की गई थी। तो पहले देखते हैं फेज़ 1 को। फेज़ 1 की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, और इसको पहले निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जाता था 1 अप्रैल 2012 से पहले। तो 1 अप्रैल 2012 तक इसको निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जाता था। 2 अक्टूबर 2014 से इसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नाम से परिवर्तन कर दिया गया। और ये जो है सभी राज्यों में लागू था, अभी भी सभी राज्यों में ही लागू है। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता के माध्यम से सुधार करना, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो है सुधार लाना है स्वच्छता में। ये इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं इसका लक्ष्य क्या है। तो प्रथम चरण में 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित करना इसका जो है उद्देश्य है। ठीक, आगे देखते हैं इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो नोडल मंत्रालय जो है वो ग्रामीण विकास का जो है योजना है, इसलिए इसका जो नोडल मंत्रालय है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। और इसका जो इनॉग्रेशन है, लॉन्च इसको किया था मोदी जी ने। इस समय तत्कालीन पीएम थे इन्होंने इसको लॉन्च किया था। एक चीज़ और याद रखेंगे, जब ये लॉन्च हुआ तो इसका जो नोडल मंत्रालय है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग था। बाद में 2019 से इसको जल शक्ति मंत्रालय के अंडर कर दिया गया था। पेयजल स्वच्छता विभाग के अंडर में अभी आती है। और एक चीज़ और देख लेंगे, जो अवधारणा है स्वच्छ भारत मिशन का वो किसने दिया था। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का जो अवधारणा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। मतलब इनके अवधारणा से इस योजना को लाया गया है। ठीक, आगे देखते हैं फेज़ 2 के बारे में। तो फेज़ 2 की शुरुआत कब हुई थी ये देखिए शुरुआत इसकी हुई थी 1 फरवरी 2020 को। फेज़ 1 का जो टारगेट था वो 2 अक्टूबर 2019 तक सभी भारत के जितने भी गांव हैं उसको शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त घोषित करना था, ओडीएफ करना था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2019 को क्या है, भारत के सभी गांव जो थे वो खुले में शौच मुक्त हो गए। इसलिए फेज़ 2 की शुरुआत जो है 1 फरवरी 2020 को की गई। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ जो है वो 2 अक्टूबर 2018 को, मतलब 1 साल पहले ही जो है ओडीएफ घोषित हो गया था, खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया था। आगे देखते हैं जो फेज़ 2 है वो कब से कब तक चला। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक जो है फेज़ 2 जो है वो चला आगे। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है योजना का फेज़ 2 का वो क्या है, ओडीएफ बनाए रखना है सभी गांवों को, और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से, मतलब जो ठोस है और तरल कचरा है इसका जो प्रबंधन है उसको अच्छे से करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सफाई के स्तर को सुधार करना है। और ये करते हुए हमको जो है ओडीएफ प्लस गाँव बनाना है। तो सेकेंड फेज़ का जो लक्ष्य है वो ओडीएफ प्लस गांव बनाना है। फेज़ 1 का लक्ष्य क्या था, ओडीएफ गांव बनाना था। सेकेंड फेज़ का लक्ष्य क्या है, ओडीएफ प्लस गांव बनाना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेंगे, जैसे एसबीएम का जो लोगो है उसमें ऐसे चश्मा रहता है 2, तो ये इसको पूछता है कि एसबीएम का लोगो क्या है, तो चश्मा है। और ये नोट के किस साइड में होता है बोलेंगे ना, नोट के, तो इसके लेफ्ट साइड में होता है, इसको याद रखेंगे। ये नोट के लेफ्ट साइड में होता है और इसका जो लोगो है वो चश्मा है। ये चश्मा गांधी जी के चश्मे से लिया गया है। देखिए इसमें और आगे क्या प्रावधान है। तो व्यक्तिगत परिवार जो है उसको शौचालय जो उपलब्ध कराती है गवर्नमेंट, उसमें क्या क्या प्रावधान है वो देखिए इसमें राशि दी जाती है प्रोत्साहन के रूप में 12,000 रुपये। और इसके लिए पात्र कौन कौन है, तो समस्त बीपीएल धारक जिनके पास बीपीएल कार्ड हो, SC ST, लघु एवं सीमांत कृषक परिवार, भूमिहीन मजदूर परिवार, शारीरिक रूप से अक्षम और महिला मुखिया परिवार, जिसका जो मुख्य सदस्य है, जो मुखिया है वो महिला हो। ठीक, आगे देखते हैं प्रथम चरण में वो छोड़िए इसको, आगे इधर देखिए इसका जो चेहरा है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अमिताभ बच्चन जी बने थे। और नवंबर के महीने में बाल स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, नवंबर महीने में बाल स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामुदायिक स्वच्छता परिसर। ये क्या है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत
क्या क्या चीज़ें जो है वो की जाती है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत में है सामुदायिक स्वच्छता परिसर। ये क्या होता है, देखिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाता है, मतलब समुदाय के लिए यहाँ पे निर्माण होगा। अभी व्यक्तिगत शौचालय के लिए हमने देखा 12,000 रुपये सरकार जो है वो अनुदान देती है। अभी इसमें वित्तीय प्रावधान जो है वो 3 लाख रुपए तक का है सामुदायिक शौचालय के लिए फेज़ 2 के अनुसार में। और इसमें जो मजदूरी की राशि है वो मनरेगा के माध्यम से प्रदान की जाती है। अच्छा, ये देखिए जो 3 लाख रुपए दिया जाता है इसमें, उसमें से SBM का जो है 2,10,000 रुपये है, जो कि कुल लागत का 70% है। और 15 फाइनेंस से यहाँ पे 15वें वित्त से 90,000 रुपये दिया जाता है, जो कि कुल लागत का 30% होता है। यहाँ पर वित्तीय प्रावधान में देखिए केंद्र का 60% और राज्य का 40% होता है। इसकी जो रख रखाव की जिम्मेदारी है वो ऑब्वियसली ग्राम पंचायत की ही होगी, क्योंकि पंचायत स्तर पर इसका निर्माण किया जा रहा है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र के जो 12,119 में 119 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है अभी तक। आगे देखते हैं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब जो ठोस और तरल है उस अपशिष्ट का निपटारा कैसे किया जाता है। तो देखिए ठोस अपशिष्ट का निपटारा कौन करता है, तो पंचायत में क्या होता है, संग्रहण केंद्र होता है। तो पंचायत में जो संग्रहण केंद्र होता है उसके माध्यम से ठोस अपशिष्ट का निपटारा किया जाता है। फिर देखिए अपशिष्ट जल, जो सामान्य अपशिष्ट जल है उसका निपटारा बागवानी और सोख्ता गड्ढा के माध्यम से किया जाता है। गांव में आप लोग देखे होंगे सोख्ता गड्ढा छोटे छोटे जैसे स्कूल है, आंगनबाड़ी है, इनके बीच में केंद्र में बना रहता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है धूसर जल। धूसर जल का जो क्या होता है, जैसे रसोई घर से स्नानागार से कपड़े धोने से जो पानी निकलता है उसको धूसर जल बोलते हैं। इसमें मल मूत्र शामिल नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे धूसर जल का निपटारा कैसे होता है, तो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉड, मतलब अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब से, इसके माध्यम से इसका निपटारा किया जाता है। और इसमें कौन सा सिस्टम यूज़ होता है बोलेंगे तो डीवेट सिस्टम यूज़ होता है, इसको याद रखेंगे। वर्तमान में अभी देखिए 16,271 गांव में क्या है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मुक्त घोषित हो चुका है। मतलब यहाँ पे ठोस अपशिष्ट जो है प्रबंधन युक्त जो है, मतलब ये वाला जो अपना बताए संग्रहण केंद्र में किया जाता है, तो 16,271 गाँव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन युक्त घोषित हो चुका है। आगे देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं हरित क्रांति अवधारणा और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, मतलब हरियाली लाना है, प्लास्टिक को कम करना है, इसके लिए अधिनियम एक निकला था, नियम बना था 2016 में। उसके अनुसार क्या करना है, प्लास्टिक का जो कचरा है उसको खुले में जलाना प्रतिबंधित किया गया है। मतलब इस नियम के तहत आप प्लास्टिक के कचरे को खुले में नहीं जला सकते हैं। तो राज्य में वर्तमान में क्या है 53 जो है 53 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है स्थापित हो चुकी है। आगे देखते हैं गोवर्धन। तो ये जो है गोवर्धन योजना, ये क्या है, देखिए इसके माध्यम से बायोगैस संयंत्र जो है मॉडल की स्थापना की जाती है। ये SBM के अंतर्गत गोवर्धन के द्वारा बायोगैस संयंत्र जो मॉडल है उसकी स्थापना की जाती है। प्रति जिला में अधिकतम 50 लाख रुपए का बजट दिया जाता है, मतलब एक जिला को इसके लिए, इसका निर्माण करने के लिए 50 लाख रुपए दिया जाएगा। अब प्रदेश में अभी कितने बायोगैस संयंत्र है पूछेंगे तो 282 बायोगैस संयंत्र अभी स्थापित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बायोगैस संयंत्र मॉडल के माध्यम से प्रत्येक जिला को 50 लाख रुपए बजट के रूप में दिया जाता है और 282 बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। देखिए प्रचार प्रसार के लिए क्या होता है, तो प्रचार प्रसार के लिए जो परियोजना है, मतलब जिस काम के लिए कोई भी कार्य स्वीकृत है SBM के अंतर्गत, उसका जो 3% होगा वो प्रचार प्रसार में खर्च किया जाएगा और 1% जो राशि होगा उसको एडमिन फंड में, प्रशासनिक मद में खर्च किया जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए आगे नेक्स्ट इसका टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन की समितियां। तो इसमें कितनी समितियां होती हैं, इन लोग क्या क्या कार्य करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए शासी निकाय, मतलब जो सबसे बड़ा निकाय है शासन करने का, प्रशासनिक तंत्र का, वो कौन सा है। तो देखिए इसमें शासी निकाय में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और एक सदस्य होगा। तो अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रभारी मंत्री जी होंगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के। ठीक है, प्रभारी मंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होगा, तो अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव जो है पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव जो होंगे उपाध्यक्ष होंगे। और सदस्य कौन होंगे, तो अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव विभिन्न विभागों के, मतलब ये अन्य विभाग से होंगे। हमारा जैसे ग्रामीण विकास विभाग है तो ग्रामीण विकास विभाग का जो मुख्य आपको अपर सचिव है, प्रमुख सचिव है, ये उपाध्यक्ष होंगे और अन्य विभाग के जो ये सदस्य हैं वो सदस्य होंगे इसमें।
आगे देखते हैं शीर्ष समिति। इसका गठन क्यों किया गया था? तो गठन इसका इसलिए किया गया था, जो शासी निकाय है एसबीएम जी को सहायता परामर्श देने के लिए। ये शासी निकाय है, इसको जो है सहायता करने के लिए इसका गठन किया गया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम अध्यक्ष होगा, सदस्य होगा और सदस्य सचिव होगा। तो देखिए यहाँ पर उपाध्यक्ष था, तो उपाध्यक्ष जगह यहाँ पे सदस्य सचिव जो है इंक्लूड होगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्य सचिव होगा छत्तीसगढ़ शासन के। तो हमारे जो मुख्य सचिव होते हैं छत्तीसगढ़ के, वो यहाँ पर अध्यक्ष होंगे शीर्ष समिति का, इसको याद रखेंगे। बाकी देखिए सदस्य जो है वो अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, ये जो है विभिन्न विभाग के रहेंगे। और जो हमारा सदस्य सचिव है वो मिशन संचालक रहेगा एसबीएम का। राज्य स्तर पर एक अधिकारी ये होते हैं, तो ये जो होते हैं सदस्य सचिव रहेंगे। ठीक है, देखिए डिफरेंस को समझते चलेंगे। यहाँ पर जो है पीआरडी का जो है वो अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव जो है वो उपाध्यक्ष है, बट यहाँ पे दूसरे विभाग के जो है वो उन लोग क्या है, सदस्य है। देखिए यहाँ पर सदस्य जो है वही यहाँ पर सदस्य है। अन्य विभाग के जो मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव है वो सदस्य है, यहाँ पर भी सेम वही सदस्य है। यहाँ पर नए इंक्लूड हो गया है सदस्य सचिव के रूप में मिशन संचालक, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कार्यकारिणी समिति। इसका गठन क्यों किया गया? जस्ट पीछे एक समिति को हेल्प करने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। जैसे शीर्ष समिति का गठन किया गया था शासी निकाय को हेल्प करने के लिए, तो वैसे ही जो कार्यकारिणी समिति है इसका गठन किया गया था शीर्ष समिति को हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो देखिए शीर्ष समिति को हेल्प करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसमें भी देखिए अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो अपर मुख्य सचिव होंगे पंचायत विभाग के, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पीआरडी के जो है अपर मुख्य सचिव रहेंगे। और सदस्य में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव रहेंगे विभिन्न विभाग से। ठीक है, जैसे पीछे पढ़े। सदस्य में देखिए मिशन संचालक, राज्य एसबीएम जी, मतलब जो राज्य के एसबीएम के मिशन संचालक है वो इसके सदस्य सचिव रहेंगे। जस्ट सिमिलर है पिछले केस से। यहाँ पर देखिए यहाँ चेंज हो रहा है, जो अब अध्यक्ष जो है वो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए अध्यक्ष जो था वो मुख्य सचिव था छत्तीसगढ़ शासन का, बट अभी जो है अध्यक्ष कौन हो रहा है? अपर मुख्य सचिव हो जा रहे हैं पीआरडी से। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं राज्य स्तर पर समिति जो बनती है एक और, उसको देखिए। राज्य योजना समिति ये क्या करती है? स्वीकृति प्रदान करती है कार्यों की। ठीक है, तो देखिए इसका गठन क्यों किया गया? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान के लिए, वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए एवं योजना के परीक्षण एवं अनुमोदन के लिए, मतलब कौन सा कार्य देना है, क्या करना है, ये सब प्लानिंग करने का जो कार्य होता है वो राज्य योजना समिति का होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखिए अध्यक्ष होगा और सदस्य सचिव होगा। तो अध्यक्ष इसका होगा अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन पीआरडी। ठीक है, तो पीआरडी का जो है अपर मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होगा। और सदस्य सचिव में देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, विशेष कर्तव्य अधिकारी। तकनीकी जो होगा पीआरडी शाखा के विशेष कर्तव्य अधिकारी वो जो होंगे सदस्य सचिव होंगे। पीआरडी से याद रखेंगे, बार बार वही चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इसको हम लोग शॉर्ट में पीआरडी बोलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं जिला स्वच्छ भारत मिशन समिति। ठीक है, ये जिला स्तर पर बनेगा, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समिति। तो जिला स्तर पर इसमें क्या होगा? देखिए इसका गठन क्यों किया जाता है? जिले में एसबीएम के क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, इसमें दो समितियाँ होंगी, एक शासी निकाय होगी जिला स्तर पर और दूसरा होगी प्रबंधन समिति। ठीक, तो दो समिति हम लोग क्या है जिला स्तर पर देखेंगे, एक शासी निकाय समिति और दूसरा प्रबंधन समिति। देखिए शासी निकाय समिति में कौन सदस्य होगा, कितने लोग होंगे, इसको देखते हैं। शासी निकाय में एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और सदस्य सचिव होगा। तो देखिए अध्यक्ष जो होगा वो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष जो होंगे वो जिला कलेक्टर होंगे। ठीक है, सदस्य सचिव में सीओ जिला पंचायत रहेंगे। तो ये तो तीन लोगों को इसमें याद रखना है। शासी निकाय में ये आपका फर्स्ट बॉडी होता है प्रशासन का। तो जिला स्तर पर देखिए जैसे कलेक्टर साहब और सीओ जिला पंचायत साहब रहेंगे ही, तो इनके ऊपर क्या रहेगा? अध्यक्ष के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे। और दूसरा जो है प्रबंधन समिति, ये मेन कार्य करेगा, जैसे क्या करेगा? ये शासी निकाय का हेल्प करेगा। तो प्रबंधन समिति में अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो जिला कलेक्टर। और सदस्य सचिव कौन रहेंगे? तो यहाँ पर देखिए सीओ जिला पंचायत जो है वो सदस्य सचिव रहेंगे। और सदस्य जो है वो चेंज होगा, जैसे इसमें क्या होगा? विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी। हर विभाग में जिला स्तर पर अधिकारी होता है, जैसे नरेगा में एपीओ है आपके, एसबीएम में डीसी है और आवास में भी आपके डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो ऐसे जैसे लोग हैं ना, इन लोग क्या है सब सदस्य, विभिन्न जो अधिकारी हैं जिला स्तर के, उन लोग सदस्य में शामिल रहेंगे। आगे देखते हैं
छत्तीसगढ़ की उपलब्धि, देखिए SBM के अंतर्गत अगर कोई छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है, मतलब किसी भी योजना में अगर छत्तीसगढ़ की कोई उपलब्धि है तो उसको स्पेशली याद रखेंगे। तो देखिए केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, इन्होंने क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। तो इनके जो सर्वेक्षण है वो कौन से जोन पे, उसको भी देख लेंगे, ईस्ट जोन में। ईस्ट जोन मतलब पूर्वी जोन में, ऐसे ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो ईस्ट स्तर पर है। तो ईस्ट जोन में जो सर्वे हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ का क्या हुआ था, देखिए छत्तीसगढ़ को फर्स्ट प्राइज़ मिला था, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और देखिए प्रदेश के 10,971 गाँव में से 10,728 गाँव जो है अभी खुले में शौच मुक्त हैं। ये डाटा कब से है, 4 जनवरी 2018 के आधार पर 10,728 गाँव खुले में शौच मुक्त है और 243 गाँव LWE क्षेत्र जो है छूट गया है। LWE क्षेत्र मतलब सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये जो है 2018 के डाटा के हिसाब से शेष है और 10,728 गाँवों में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। एक चीज़ और याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ ने लगातार 3 साल तक स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है, कितने साल तक, ऐसा क्वेश्चन बनता है इसमें। तो लगातार 3 साल तक छत्तीसगढ़ ने ये पुरस्कार जीता है, इसको भी याद रखेंगे। और वर्तमान में 4588 गाँव, ठीक है, 4588, ये जितने गांव हैं ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। ODF प्लस मतलब सेकेंड फेज़ के टारगेट के हिसाब से चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, जो पीछे हम लोग पढ़े थे समिति के बारे में, यहाँ पे जैसे ख़त्म हुआ था जिला स्तरीय समिति में, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 समिति और रहेगा। जिला पे पहुँच चुके थे, जिला के बाद में एक और समिति रहेगा यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक लेवल पर भी एक समिति बनेगी। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल पर क्या है, खंड कार्यक्रम प्रबंधन समिति। ठीक है, खंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, इसका जो गठन है वो विकास खंड स्तर पर किया जाएगा। इसके देखिए अध्यक्ष कौन होंगे और सदस्य सचिव कौन होंगे और उपाध्यक्ष सदस्य कौन होंगे, ये सब की जानकारी देखते हैं। तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो होंगे इसके अध्यक्ष होंगे। सदस्य सचिव में CO जनपद पंचायत और सदस्य में विकास खंड स्तर के मतलब ब्लॉक लेवल के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। तो ये ब्लॉक लेवल की जानकारी हो गई। और एक ग्राम समिति मतलब पंचायत लेवल पर भी एक समिति बनेगी जिसको ग्राम जल स्वच्छता समिति कहते हैं। इसका गठन क्या होता है, क्यों होता है, देखिए ग्राम पंचायत में SBM का सफल क्रियान्वयन करने के लिए इसका गठन किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है SBM की क्रियान्वयन करने के लिए यही है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि SBM की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है क्रियान्वयन के आधार पर, तो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, क्योंकि सारे काम को जो होते हैं वो पंचायतों को ही करना पड़ता है। ग्राउंड लेवल पर जो डिपार्टमेंट होता है उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका अध्यक्ष जो होगा वो सरपंच होगा संबंधित पंचायत का। सदस्य सचिव होंगे संबंधित पंचायत के। और शासकीय अन्य सदस्य में कौन होंगे, तो उस पंचायत के जो शासकीय विभाग के प्रतिनिधि है, जैसे उस गांव में जैसे कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य कर रही है, मितानिन है, टीचर्स है, शिक्षक, ANM होते हैं ये स्वास्थ्य विभाग वाले, तो ये सब जो होंगे इसके सदस्य में शामिल होंगे। और देखते हैं अन्य टॉपिक्स, आइए देखते हैं। SBM द्वारा जो है संपादित किया जाता है प्रचार प्रसार गतिविधियाँ, मतलब SBM के माध्यम से प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ की जाती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन सकता है। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 ग्रामीण 2023 के आधार पर इसमें क्या किया गया था, ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन का कार्य किया गया था, नारा लेखन, प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के माध्यम से दीवार लेखन, नारा लेखन, प्रचार प्रसार ये किया गया था। और दूसरा देखिए घर घर शौचालय अभियान चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 15 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक चलाया गया था। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे कब से कब तक, तो सितंबर 2023 से अक्टूबर 2023 तक, 2 अक्टूबर तक, 15 सितंबर से। और इसमें क्या था देखिए, ODF प्लस मॉडल गांव के निर्माण से संबंधित प्रचार प्रसार, मतलब गांव को ODF प्लस मॉडल बनाना है, इसके संबंध में प्रचार प्रसार किया गया था। आगे देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये अभी साल 2 साल पहले ही हुआ था। तो इसमें क्या था, जितने गांव ODF मॉडल प्लस गांव हो चुके हैं उनको अभिनंदन पत्र दिया गया था।
मतलब ODI प्लस जो आप लोग हुए करके उसको अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया था। रेडियो जिंगल मतलब रेडियो के माध्यम से प्रसार किया जाता है। टीवी स्क्रॉल मतलब टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके माध्यम से प्रचार किया जाता है। स्वच्छता रथ ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, SBM के प्रचार प्रसार करने के लिए स्वच्छता रथ निकाली जाती है। और देखते हैं आगे, राज्य SBMG अंतर्गत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल। तो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल क्या है इसमें, तो सामुदायिक शौचालय का देखिए कोरिया मॉडल, इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये अभी बहुत फेमस है इसका, है ना। तो कोरिया मॉडल क्या है वो समझिए। ये देश में क्या है, अग्रणी है। क्यों अग्रणी है, देखिए इसमें क्या है, सामुदायिक शौचालय के रख रखाव के लिए शौचालय के साथ क्या है, दुकान का निर्माण किया गया है। तो शौचालय तो बनेगा ही, साथ में क्या है, दुकान का भी निर्माण किया गया है। और इस दुकान को क्या है, किराए पर दिया जाता है। इसका नीलामी होता है और जो उचित मूल्य है उसके आधार पर इसको किराए पर दिया जाता है। फिर जो किराए से जो पैसा मिलता है उसका उपयोग क्या करते हैं लोग, रख रखाव में करते हैं शौचालय का। तो एक कोरिया मॉडल है, कहीं कहीं पर इसको अंबिकापुर मॉडल भी लिखा रहता है, बट याद रखेंगे इसको कि कोरिया मॉडल क्या है या उसमें क्या प्रावधान है। तो ये क्या है, देश में अग्रणी है, कुछ यूनिक चीज़ की गई है। तो शौचालय के साथ क्या है, दुकान का निर्माण किया गया है जिसको किराए पे दिया जाता है, उससे जो पैसा मिलता है उसका उपयोग क्या करते हैं, शौचालय के रख रखाव में करते हैं। देखिए बर्तन बैंक भी एक सरकार द्वारा चलाई जा रही पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है, मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म ही करना है। तो उसके लिए करना क्या है, देखिए पहल क्या है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक डिस्पोजेबल बर्तन है उसके स्थान पर प्लास्टिक बर्तन दिया जाता है किराए पर, वो भी ठीक है। तो किराए पर क्या है, प्लास्टिक बर्तन दिया जाएगा सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल बर्तन की जगह। जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको सिंगल यूज़ बोलेंगे, ये कोई काम का होता नहीं है। तो उसके जगह पे जो डिस्पोजेबल होगा, जिसको बार बार आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बर्तनों को किराए पर दिया जाता है। देखिए प्लास्टिक पुनः चक्रण, प्लास्टिक का पुनः चक्रण मतलब उसको फिर से रीयूज़ करने लायक बनाया जाएगा। जैसे प्लास्टिक है वेस्ट हो गया तो उसको फिर से कुछ बना करके फिर से यूज़ करेंगे, तो इसको पुनः चक्रण बोलेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से देखिए रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, वेस्ट को फिर से काम के लायक बना रहे हैं, तो उसी से याद रखेंगे रिवर्स वेंडिंग मशीन द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है पुनः चक्रण, तो रिवर्स वेंडिंग मशीन द्वारा। कहाँ किया जा रहा है अभी, तो जगदलपुर एवं चित्रकूट बस्तर में। और यहीं पर क्यों किया जा रहा है, तो ये बस्तर का क्या है, दोनों पर्यटन क्षेत्र है। तो ज़्यादातर ये चीज़ें आपको पर्यटन क्षेत्र पर अवेलेबल मिलेगी। तो ये जगदलपुर और चित्रकूट में है बस्तर के। और इसमें विशेषता क्या है, देखिए क्षेत्र के जो पर्यटक हैं वो प्लास्टिक को कचरा मशीन में डालते हैं, ठीक है। इस मशीन में डालेंगे प्लास्टिक कचरा को, उसके बाद उनको एक कूपन प्राप्त होता है और उस कूपन से उन लोग क्या है, वहाँ की जो स्थानीय दुकान है उसमें खरीदी करने पर छूट प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, ठीक है, इसको याद रखिए। आगे देखते हैं, गोबर से बिजली और गैस उत्पादन। तो गोबर से बिजली और गैस उत्पादन करने का जो कार्य है वो कहाँ किया जा रहा है, तो राखी गांव में किया जा रहा है, बेमेतरा का। इसमें क्या करते हैं कि जो गोवर्धन योजना अंतर्गत बायोगैस संयंत्र बना है, पीछे हम लोग जो पढ़े थे, तो यहाँ पे जो बायोगैस संयंत्र बना है राखी गांव में, वहाँ से गैस उत्पादित होता है, उससे 250 बच्चों का क्या है, मध्याह्न भोजन का खाना बनता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको याद रखेंगे आप लोग। 250 बच्चों का मध्याह्न भोजन कहाँ बनता है, बायोगैस के माध्यम से, तो राखी गाँव बेमेतरा में बनता है। आइए और फेज़ 2 के कुछ घटक को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के लिए कितना रुपए दिया जाता है, तो 12,000 रुपये प्रति परिवार। सामुदायिक शौचालय के लिए 3 लाख रुपये प्रति यूनिट दिया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कैटेगरी है इसमें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यदि जो आबादी है वो 5,000 तक है तो 60 रुपये प्रति व्यक्ति मिलेगा, और 5,000 से अधिक है तो 45 रुपये प्रति व्यक्ति मिलेगा ठोस अपशिष्ट के लिए। और तरल अपशिष्ट के लिए क्या है, 5,000 तक के आबादी वाले को 280 रुपये प्रति व्यक्ति मिलेगा, और 5,000 से अगर अधिक है तो 660 रुपये प्रति व्यक्ति मिलेगा, ठीक है। ये जो है उस गांव की आबादी पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, गोवर्धन के अंतर्गत बायोगैस संयंत्र बनाने के लिए 50 लाख रुपए प्रति जिला मिलता है। इसको पीछे अपन डिस्कस किए थे। प्रचार प्रसार के लिए 3% लागत का, प्रशासनिक मद के लिए लागत का 1% यूज़ किया जाता है। देखिए प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट प्रति विकास खंड, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए प्रति विकास खंड मतलब हर एक ब्लॉक को 16 लाख रुपए एक यूनिट में दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ब्लॉक में 2 जैसे यूनिट बन रहे हैं तो उसको 16 के आधार पे 32 लाख रुपए दिया जाएगा। तो एक यूनिट के आधार पर 16 लाख रुपए दिया जाता है। फीकल स्लज मैनेजमेंट प्रति विकास खंड, तो फीकल स्लज मैनेजमेंट के लिए एक विकास खंड को 230 रुपये प्रति व्यक्ति के आधार पर दिया जाता है। ये दोनों डाटा को याद रखेंगे। आगे देखते हैं 2024-25 संपादित प्रचार प्रसार गतिविधि में से, जैसे 2023 का पढ़ लिए थे,
पीछे हम लोग ये 2024-25 में क्या क्या अभियान चलाया गया था उसको देखिए। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया था कब? तो 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर, पिछले बार भी ऐसे ही थीम चला था, तो इसको याद रखेंगे। इसका थीम क्या था? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है, ये इसका थीम था। इसमें देखिए सफाई मित्र स्वच्छता जो शिविर है वो लगाया गया था, इसमें 5852 स्थानों पर, इसको याद रख लेंगे और इधर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान, ये कब चला था? तो देखिए 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक। और 19 नवंबर को ही क्यों चला था? तो इस दिन क्या होता है? विश्व शौचालय दिवस होता है। तो विश्व शौचालय दिवस से 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर को क्या है? मानव अधिकार दिवस होता है। तो शौचालय दिवस से मानव अधिकार दिवस तक क्या है? हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान चलाया गया था। ये डेट को पूछ सकता है, इसको याद रखेंगे। देखिए फिल्म निर्माण मतलब एक लघु फिल्म बनाया जाता है। कहाँ? तो बस्तर संभाग में गोंडी और हल्बी भाषा में, लैंग्वेज याद रखेंगे, गोंडी और हल्बी भाषा में लघु फिल्म का निर्माण किया जाता है। इस फिल्म में क्या किया गया है? शौचालय के महत्व पर जोर दिया गया है, मतलब शौचालय निर्माण करने का क्या फ़ायदा होगा उसको बताते हुए लघु फिल्म निर्माण किया गया है। और देखते हैं आगे, डाक विभाग द्वारा क्या है? 2 अक्टूबर 2016 को, ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2016 को डाक विभाग द्वारा SBM के लिए 2 स्मारक टिकट जारी किया गया था। ये क्वेश्चन आता है, तो जैसे पूछता है कि SBM के लिए 2 स्मारक टिकट यानी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्मारक टिकट कब जारी हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2016 को हुआ। तो कितना हुआ था? तो 2 हुआ था। ठीक, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी होने वाली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।